हाँ जी बेटे, तो आज कैपिटल गेन की रिवीजन शुरू कर रहे हैं और कैपिटल गेन में भी कोशिश करेंगे कि इसको भी 4 क्लासेस में खत्म कर लें। ठीक है, कैपिटल गेन थोड़ा सा स्कैटर्ड चैप्टर है एज कंपेरिजन टू पीजीबीपी। पीजीबीपी बड़ा है लेकिन उसमें फिर भी चीजें समझ जाती हैं कि एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, स्पेशल एक्सपेंसेस हैं, मेरे को ओवर राइडर्स करने हैं 3 सेक्शन, और उसके बाद मेरे ऑडिट्स वगैरह आ जाएंगे, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे चीजें स्कैटर्ड हैं, चार्जिंग सेक्शन है, कॉम्पिटिशन है, टैक्स रेट्स हैं, कहाँ पे इंडेक्सेशन होनी है, कहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होनी, शेयर्स की बातें अलग करनी है। उसके बाद हम लोगों के जो चार्जिंग सेक्शन के एक्सेप्शंस हैं वो बात करनी है। उसके बाद डिडक्शन 54 वगैरह की। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ करना है और आज की क्लास मेरा सब कुछ बेस तैयार कर देगी आपके साथ। जैसे मैं आपके साथ आज कैपिटल असेट की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कब इंडेक्सेशन होता है, कब इंडेक्सेशन नहीं होता लॉन्ग टर्म वाले में, कोशिश करूंगा 50C तक आज मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, आइए फटाफट क्लास शुरू करते हैं। तो बेटे ध्यान दो, सेक्शन 45 से लेकर 55A तक मेरा कैपिटल गेन का चैप्टर चलता है। मेरा कैपिटल गेन का चैप्टर इतना बड़ा है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं हर उसमें कहता हूँ, हर हेड के लिए कहता हूँ कि हर हेड का पहला सेक्शन जो होता है उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। तो फर्स्ट सेक्शन इज चार्जिंग सेक्शन। लेकिन ये एक लौता हेड नहीं, लौता तो नहीं कहूंगा, ये 2 हेड, एक कैपिटल गेन एंड एक आईओएस ऐसा है जिसमें चार्जिंग सेक्शन के भी सब सेक्शन बने हुए हैं। जैसे सैलरी में सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन, 28 पीजीबीपी चार्जिंग सेक्शन। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 45 1 है, 1A है, 2 है, 2A हो जाएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होगा, 5A होगा। इतने सारे सेक्शन है। ऑल्दो इसमें हम लोगों ने सारे नहीं करने हैं, कुछ सिलेक्टेड जो इस बार नए आए हैं अभी थोड़े टाइम पहले, 3 और 4 जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो इन्होंने हटा दिए, ठीक है ना। तो वो हम लोगों को नहीं करने। लेकिन इसका जो जनरल चार्जिंग सेक्शन है, जो मतलब एकदम जनरल बात करता है, वो है सेक्शन 45। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई कैपिटल असेट अगर आपने ट्रांसफर किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 वगैरह की डिडक्शंस। तो कहता है कोई कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 हमें बताएगा कैपिटल एसेट क्या होता है। उसके बाद ट्रांसफर, सेक्शन 2 क्लॉज 47 बताएगा ट्रांसफर क्या होता है। तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैंने पहले भी बात कही थी, यहां पे असेट ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर आई हैव रिसीव्ड द मनी और नॉट। तो अगर असेट ट्रांसफर हो गया, मार्च में ट्रांसफर हो गया, आपको पैसा नहीं भी मिला तो भी आपका कैपिटल गेन लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पैसा मिला या नहीं मिला। चलिए जी, तो ये मैंने आपके साथ चार्जिंग सेक्शन की बात की। मैं आपको एक बार नोट्स को गो थ्रू करा देता हूं। तो एनी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैप गेन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द previous year, shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place unless capital gain is exempt under section 54, 54B। सारे सेक्शन हम लोगों के कोर्स में नहीं है, जैसे GA, GB, GH वगैरह ये कोर्स में नहीं है, लेकिन जो है वो हम लोग करेंगे। तो डिडक्शन की बात हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन गो थ्रू कराया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। देखो, कैपिटल गेन के चैप्टर को रिवाइज कराने का तरीका एक अलग है, क्योंकि मैं जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना, मैं उनको भी गाइड करता हूं, जो मेरी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, कि कैपिटल गेन की रिवीजन क्लास जरूर अटेंड करें, चाहे आपने पूरी फुल फ्लेज क्लास की भी है या नहीं की। मैं इस वजह से ये बात कहता हूं क्योंकि कैपिटल गेन को ग्रिप में लेने का तरीका है उसकी रिवीजन क्लास, ठीक है। रिवीजन क्लास में मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां से सेक्शंस को कैसे कैसे पकड़ के लेके आना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेरी कंप्यूटेशन हो गई, कंप्यूटेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सबसे पहले चीज आई सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन पे मेरे को सेक्शन 50C और 55A याद आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा आया माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस पे मेरा कौन सा है, 7th प्रोवाइजो है। मेरे को ध्यान भी नहीं आएगा, मैं रट्टे नहीं मार के आया जी ना, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर भी
खुल जा भाई, 7th प्रोवाइजो होना चाहिए, हाँ 7th प्रोवाइजो, अरे वाह यार याद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 7th प्रोवाइजो हमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस अलाउड है सारे के सारे, मतलब क्या, सेल पे जो हम लोगों ने ट्रांसफर एक्सपेंसेस किए वो अलाउड है। इसका एक्सेप्शन है 7th प्रोवाइजो कि अगर मैंने शेयर सेल किए और उसके ऊपर एसटीटी पे किया है सेल करते वक्त, तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। तो मेरा सेल कंसिडरेशन आ गई, लेस करेंगे आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ये जो बचेगा इसको हम कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ये नेट सेल कंसिडरेशन निकालने का एक जानबूझ के मैं ये कहता हूं कि इसको नेट सेल कंसिडरेशन लिखें, क्योंकि हमें आदत वैसी पड़ जाएगी, और इसका यूज मेरा आएगा लास्ट में जाके जब मैं सेक्शन 54F कर रहा हूँ डिडक्शन का। ठीक है, उसके बाद आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहां पे माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कब, तो यहां पे सेक्शन 55 सबसेक्शन 2। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी कि यहां पे एक चीज और माइनस होनी है हम लोगों की, वो होनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एक चीज और माइनस होनी है, एडवांस मनी, एडवांस मनी। ठीक है, और वो एडवांस मनी माइनस होनी है सेक्शन 51 में, एडवांस मनी माइनस होनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एडवांस मनी जो आएगा, फिर वो बाहर लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस किया जाता है, और जो बचेगा, जो बचेगा वो मेरा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अब इसमें से, अभी इसमें से हम लोगों ने माइनस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54, 54 बी, डी, ई जो भी बनती हैं वो डिडक्शन माइनस करनी है। उसके बाद जो आएगा वो मेरा टैक्सेबल, फाइनली टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। होप सो मेरी ये बात क्लियर। ठीक है, तो मेरे को चीजें यहां से उठानी है, लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन बताया तो कैपिटल असेट क्या होता है। तो बेटे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैपिटल असेट क्या होता है। तो कैपिटल असेट सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल असेट की बात करते हैं। तो कैपिटल असेट में समझिएगा, कैपिटल असेट मींस, डेफिनेशन जो शुरू हो रही है, कैपिटल एसेट मींस और डज नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, और बाद में कहता है डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या मतलब है उसका और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो कैपिटल एसेट मींस, जब बात होती है, जब मैं पहली क्लास पढ़ाता हूं अपनी, तो पर्सन की डेफिनेशन के साथ समझाता हूं कि इंक्लूड और मींस वाली डेफिनेशन होती है। तो यहां पे मींस दिया हुआ है, तो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन यहां पे मींस की डेफिनेशन देते हुए भी ये 3 पॉइंट देता है मींस में, 1, 2 एंड 3। तो मींस में क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ सेसी, ठीक है ना, हेल्ड बाय अ सेसी, ओन्ड बाय अ सेसी नहीं लिखा, हेल्ड बाय अ सेसी लिखा है। मतलब किसी चीज के लिए आपके पास पोजेशनल राइट है, ओनरशिप राइट नहीं है, वो हेल्ड बाय अ सेसी हो गई, तो भी वो आपका कैपिटल एसेट काउंट हो रहा है। मेनली अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, लीज के केस में, तो वहां पे हम लोगों के पास हेल्ड होता है, ओनरशिप नहीं होती, ठीक है ना, हेल्ड बाय अ सेसी, तो वो हो गए हम लोगों के कैपिटल एसेट। जब इसने कहा कि एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द सेसी, तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द सेसी कह रहा है, तो प्रॉपर्टी हैज अ वेरी वाइड कनोटेशन, और उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, सर चाहे टेंजिबल असेट हो, चाहे इंटेंजिबल असेट हो, चाहे मेरी पर्सनल नेचर की चीज हो, चाहे मेरी बिजनेस नेचर की चीज हो, सारी की सारी चीजें कवर होती हैं प्राइमा फेसी ये डेफिनेशन देखते हुए। दूसरा पॉइंट कहता है, मैं भूल गया क्या, नहीं, दूसरा पॉइंट कहता है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, ठीक है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं, उसको भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में लेंगे। बेटे दिक्कत क्या थी कि FIIs रोज एसेट्स शेयर्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं
स्टॉक मार्केट से और रोज बेचते हैं, तो उनके लिए तो वो एक तरह से ट्रेडेबल थिंग हो गई और उसके लिए वो बिजनेस मान लिया जाएगा, और बिजनेस मान लिया जाएगा तो उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब एफआईआई इस लफड़े में क्या पड़े, तो उनके लिए बकायदा यहाँ पे डाल दिया कि वो जो सिक्योरिटीज हमारे इंडिया में खरीदते बेचते हैं उनके लिए वो हमेशा ही कैपिटल एसेट माना जाएगा और उनको पीजीबीपी के चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो फाइनेंस एक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट फाइनेंस एक्ट 2020-21 ने इस बार इंसर्ट किया, ठीक है, मतलब नवंबर अटेम्प्ट तक के लिए ये वैलिड है, मई अटेम्प्ट के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहां पे कहता है कि यूलिप, यूलिप क्या होती है सर? अब यहाँ पे मैं डिटेल अगर डिस्कशन करने लगूं तो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनका जो पैसा आता है डेथ पे या मैच्योरिटी पे, वो सेक्शन 10 क्लॉज 10D में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन वहां पे एक तरह की और इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिनको कहा जाता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब क्या, जो पैसा लिया जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेगी वो आपकी लाइफ भी इंश्योर करेगी प्लस कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में भी लगा देगी, उनको कहते हैं यूलिप। तो यहां पे डाला गया ऐसे यूलिप जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर आपने एक से ज्यादा यूलिप ले रखे हैं, आपने एक ही यूलिप ले रखा है, और उसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, या मोर देन 1 यूलिप ले रखे हैं और उनका एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी यूलिप वाली पॉलिसी भी आपका कैपिटल एसेट बनेगी। अब तो उसके मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा दैट विल नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10D, उसके ऊपर हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अब वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गई है। होप सो मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डज नॉट इंक्लूड, तो सर कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, मैं जरा ध्यान दूं तो कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, 1 2 3 4 5 6 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। पहली चीज क्या इंक्लूड नहीं होगी, स्टॉक इन ट्रेड। बेटे जिस चीज की आप ट्रेडिंग करते हैं वो आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सर मैं हीरो की ट्रेडिंग करता हूं, आई एम अ डायमंड मर्चेंट, ठीक है ना, मैं डायमंड ट्रेडर हूं, तो मैंने खरीदे क्या, हीरे, डायमंड खरीदे और बेचे क्या, डायमंड, तो मैं उनका अगर ट्रेडर हूं तो वो मेरे लिए कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होंगे और उसके ऊपर मेरे को कैपिटल गेन नहीं होगा, वो मेरा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। ज्वेलर्स जो होते हैं उनके लिए भी वो ज्वेलरी जो है गोल्ड की है, सिल्वर की है, डायमंड के लिए, उनके लिए वो कैपिटल एसेट नहीं है, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है और उनकी वो इनकम पीजीबीपी में कैलकुलेट होगी। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने अगर ज्वेलरी खरीदी, ठीक है ना, तो वो कैपिटल एसेट में कंसिडर की जाएगी। तो पहली चीज मैंने आपको समझा दिया स्टॉक एंड ट्रेड, और दूसरी चीज समझिएगा पर्सनल एसेट। सर दूसरी चीज है और आप 6 नंबर पर लिख रहे हो, बेटे मेरे को कुछ प्रेजेंटेशन करानी, कुछ और चीजें बतानी है इस वजह से, तो पर्सनल इफेक्ट की चीजें। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एसी मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो खरीदेगा बेचेगा, तो उसके लिए क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे घर में, जरा ध्यान से सुनना, जो मेरे घर में एसी लगा हुआ है वो मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीज है, उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। सर कहीं पे तो इसकी इनकम जाएगी, बेटे उसकी इनकम कहीं नहीं जाएगी। पर्सनल इफेक्ट बेचने पर आपको कोई अगर प्रॉफिट हुआ वो कहीं से कहीं तक भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर प्रॉपर्टी तो मेरी घर की बनी हुई प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो सबसे बड़ी मेरा पर्सनल इफेक्ट की चीज है। कोई बात नहीं बेटे, अभी उसको एक्सक्लूड करते हैं, रुक जाओ, ठीक है जी। तो सर पर्सनल इफेक्ट की चीजें अगर मैंने बात करूं तो ज्वेलरी भी मैंने अभी कही, तो ज्वेलरी अभी मैं इसमें करने वाला हूं। तो स्टॉक इन ट्रेड पहला, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, तीसरा समझिएगा एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएंगे गोल्ड बॉन्ड्स, और एक और गोल्ड बॉन्ड्स आएंगे, 2 तरीके के गोल्ड बॉन्ड्स हैं और एक और असेट कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 6 असेट हो गए, हाँ जी, ये भी गोल्ड बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो ये 6 असेट्स हो गए, ये 6 चीजें ऐसी हो गई जो कैपिटल असेट कंसीडर नहीं की जाएंगी। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो पर्सनल इफेक्ट की होते हुए भी हमारी कैपिटल एसेट कंसीडर की जाने वाली हैं, ठीक है ना। पर्सनल इफेक्ट की होते हुए भी मेरी
कैपिटल असेट कंसिडर की जाएंगी। मैंने रेड से लिखा इसीलिए सबसे पहला आ गया ज्वेलरी, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ठीक है ना, एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल इफेक्ट की होते हुए भी मेरी क्या मानी जाएंगी, कैपिटल असेट मानी जाएंगी। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी कोई भी पर्सनल इफेक्ट की चीज जो इन 6 चीजों के अलावा है, उसको बेचने पे मेरा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को। मेरी कोई भी पर्सनल इफेक्ट की चीज कौन सी होती है? सर मेरा एसी पर्सनल इफेक्ट का, लेकिन जो घर में लगा हुआ है वो वाला एसी पर्सनल इफेक्ट का है। जो बिजनेस में लगा हुआ एसी है, जो मेरे ऑफिस में लगा हुआ एसी है, वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, पीजीबीपी में जा रहा है, और उसके ऊपर मैं 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, तो वो ब्लॉक में होगा। वो सारी चीजें पीजीबीपी में चली जाएंगी, और वहां पे जब हम ब्लॉक बेच देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो सारी बातें मैंने वहां पे सेक्शन 50 और 50A में कवर कर ली है पीजीबीपी में, ठीक है ना। तो ऑफिस का असेट है। अब इसी तरीके से बहुत ध्यान से सुनना, यूटेंसिल्स की अगर मैं बात करूं, तो यूटेंसिल्स जो हैं, मेरे घर के जो यूटेंसिल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीज है, उसके ऊपर कहीं से कहीं तक बेचने पर कहीं से कहीं तक कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल असेट नहीं है। सर मेरे पास गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं। बेटे गोल्ड के यूटेंसिल्स नहीं है, वो ज्वेलरी है। सर मेरे पास सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं। हाँ, ये माना जा सकता है, क्योंकि सिल्वर के यूटेंसिल्स में देखा गया है कि खाना खाया जाता था, ठीक है ना। तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, वो भी माना जा सकता है। लेकिन गोल्ड के, भैया अब आप कहो कि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, तो ऐसे नहीं बात बनेगी, ठीक है ना। तो गोल्ड के यूटेंसिल, इसी तरीके से मैंने आपको 2 केस लॉज भी कराए थे, एक बनारसी लाल वाला कराया था शायद, और एक महाराजा जी का कराया था, ठीक है ना, हेमंत जी का। तो उसमें उन लोगों ने ये कहा कि हम दिवाली पूजन के लिए इतने जो डाइटीज हैं, जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह निकालते हैं, जो सिल्वर कॉइन्स वगैरह निकालते हैं, वो हमारा पर्सनल इफेक्ट की चीज़ है, तो उसको बेचते हुए कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। तो कोर्ट ने सीधे रूलिंग दी, सर इट विल बी कंसिडर एज अ ज्वेलरी, और वो पर्सनल इफेक्ट की होते हुए भी ज्वेलरी को हम लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल गेन में, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कंसिडर किया है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। मैंने और एक एग्जांपल दिया था कि दिलेर मेहंदी जी, अब वो जैकेट पहनते हैं, वो लंबे वाला को ओवरकोट टाइप पहनते हैं, सर वो बेचने पे ऑब्वियस सी बात है कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनके कपड़े हैं, पर्सनल इफेक्ट की चीज है। लेकिन उन्होंने अगर 6 डायमंड के बटन लगा रखे हैं और कल को वो कहते हैं मैंने तो कोट बेचा, सर अब आपने कोट नहीं बेचा, आपने क्या बेचा? आपने ज्वेलरी बेची है, और ज्वेलरी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है, और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। तो मेरे हिसाब से कैपिटल असेट की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात करूं, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी कि इतने किलोमीटर से बाहर वाला दायरा जो है वो आपका अर्बन माना जाएगा, और उसको एग्रीकल्चर लैंड को यहां पे डज नॉट इंक्लूड किया गया। तो उसके अंदर वाला आपका एग्रीकल्चर लैंड होते, वो वाली एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैपिटल असेट है। समझ में आती है बात? डन। एक बार मैं आपको फटाफट नोट से गो थ्रू करा देता हूं चीजें, ठीक है। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द सेथी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो पहली चीज हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द सेथी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FIIs। उसके बाद एनी यूलिप टू विच एग्जामिशन ऑफ 10D इज नॉट अवेलेबल, जिसमें प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा चुका हो। उसके बाद बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये सारी चीजें अब आपके कैपिटल एसेट में नहीं इंक्लूड होंगी। क्या? पहला एनी स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट्स वाली चीजें, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट में जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी घर की सारी चीजें, ठीक है। बट इट डज नॉट इंक्लूड मीन्स फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। पहला ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। 6 चीजें हो गई, ठीक है। सिल्वर प्लेट और गोल्डन प्लेट वाली मैंने आपको बात बता दी। 3 तरीके के हमारे बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड्स आ गए, और एक एग्रीकल्चर लैंड आ गई। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल में बातें हुई हैं कि अगर आपका
एरिया म्युनिसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर, म्युनिसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर वाला एरिया जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, तो वो 8 किलोमीटर से आगे वाला एरिया आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा और वो कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होगा। ज्वेलरी की डेफिनेशन मैंने दे दी है, जिसको मैंने क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। ज्वेलरी में आपका गोल्ड की रिंग भी आ जाएगी, गोल्ड में आपका हीरा है वो भी आ जाएगा, तो मेटल, सेमी प्रीशियस मेटल, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हुई हैं। एंड ये वाली बात मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की थी, सीन इनटू द वेयरिंग अपरेल। पहले ज़माने में जो साड़ियाँ वगैरह बनती थी उसमें गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती थी गोल्ड के थ्रेड से, तो वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बनासी लाल जी का केस है, महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का केस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी कैपिटल असेट पे, कि कैपिटल असेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सर अगर टाइप ऑफ कैपिटल असेट, टाइप ऑफ कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट दो तरीके के होते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को कौन से होते हैं, जिनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 36 मंथ्स है, वो हो गए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में क्या दे रखा है, जो शॉर्ट टर्म नहीं होते वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जिनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ्स है, ठीक है ना, वो हो गए पीरियड ऑफ होल्डिंग बिफोर द डेट ऑफ सेल, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 15/10/2021 को कोई एसेट बेचा, तो आपने ये जो 36 मंथ देख रहे हैं बेटे, वो डेट ऑफ परचेज से लेकर 14/10/2021 के देखने हैं, 14/10/2021 के देखने हैं। वो अगर अप टू 36 मंथ है, 36 महीने कहा गया है, 3 साल नहीं कहा गया, सर फर्क क्या है, ठीक है। तो सर ये अगर आपका अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब थोड़ी सी बात समझने की है, ये जो 36 मंथ्स हैं, ये 12 मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे, 12 मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे किस किस के लिए, ये 12 मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, लिस्टेड शेयर्स, और उसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड। लिस्टेड शेयर्स, यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज कर लीजिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड, इन केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये 36 मंथ 24 मंथ्स कंसिडर किया जाएगा, 24 मंथ्स कंसिडर किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अनलिस्टेड शेयर्स, यहाँ पे सिक्योरिटीज है, यहाँ पे शेयर्स है, माइंडेड, ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटीज है और यहाँ पे शेयर्स है, ठीक है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में सारी चीज सिक्योरिटीज आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स हैं की बात हुई है। और उसके बाद यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। तो ये 5 एसेट्स आपने एक तरह से ध्यान रखने हैं। तो कोई भी एसेट उठाया, ठीक है, पहले टेस्टिंग कर लें कि इन 5 एसेट में तो कोई नहीं आता, तो उसके हिसाब से 12 या 24 देखेंगे। अगर इन पांचों एसेट में नहीं आ रहा तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी कंसीडर की जाएगी, 36 मंथ कंसीडर की जाएगी। सो इट इज क्लियर, डन। तो ये हो गया मेरे कैपिटल एसेट की बात। अब बात आती है सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंसीडर ही क्यों करने होते हैं हमें, ठीक है, क्यों हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, क्यों लॉन्ग टर्म देखते हैं। बेटे जरा इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म के केस में तो हम डायरेक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस
माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, और ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में अब हमें ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म के केस में हमें ध्यान रखना है बेटे, देखो जब चीज 3 साल से पुरानी हो गई, या मैं कहूं कि इनकम टैक्स वालों के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म हो गई, चाहे 12 महीने के केस में, चाहे 24 मंथ्स के केस में, या 36 मंथ्स के केस में, तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है, मतलब चीजें महंगी होती जा रही है, तो उस केस में हम लोगों को कॉस्ट को इंडेक्स करना चाहिए आज के प्रेजेंट ईयर के हिसाब से। ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म में हमारी जो सबसे बात समझने वाली है कि लॉन्ग टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म के केस में हम लोगों को इंडेक्सेशन करनी होती है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालनी होती है। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, अभी तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब समझना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसे मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ ईयर ऑफ, CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज, सॉरी ईयर ऑफ ट्रांसफर, एंड डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, ये हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। और इस केस में जो भी हमारी कॉस्ट बनेगी वो हम लोग कॉस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, अब CII कॉस्ट इंप्रूवमेंट इंडेक्स कहते हैं इसे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, कॉस्ट इंप्रूवमेंट इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सॉरी इंप्रूवमेंट इंडेक्स बोल रहा हूं। ठीक है, ये हमारे 2001-2002 से शुरू हुए हैं और अभी तक हमारे जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए 2021-22 तक की हमारी ज़रूरत है, और वो आया हुआ 317। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ ना, इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2001-2002 में जो चीज़ 100 रुपीज़ की हम लोगों ने ली थी, वो 2022 तक वो 317 रुपए की हो चुकी है। कितने की हो चुकी है सर? 317 रुपए की हो चुकी है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बात करता हूं कि अगर आपके फादर ने मिस्टर एक्स ने एक लैंड खरीदी थी या एक बिल्डिंग खरीदी थी, लैंड परचेज की थी 10 लाख रुपीस की, ठीक है ना, इन 2001-2002, और अब वो उसे 15 अक्टूबर 2021 को, 15 अक्टूबर 2021 को सेल कर रहे हैं फॉर रुपीज लेट्स से 50 लाख, फॉर 50 लाख। तो इसके ऊपर कैपिटल गेन अगर हम इंडेक्स किए बिना निकाल दें, जरा ध्यान से सुनना, तो सेल कंसिडरेशन कितनी हो गई 50 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई जी 10 लाख, तो ये कितना रह गया 40 लाख, और 40 लाख हम कैपिटल गेन कह देंगे। लेकिन ये तरीका अब हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये असेट क्या है, लैंड है, 36 मंथ से ज़्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई है। 36 मंथ से जब ज़्यादा की पीरियड होल्डिंग हो चुकी है तो इस केस में इंडेक्सेशन होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, सेल कंसिडरेशन 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा 10 लाख इनटू जो हमारा CII है 21-22 के लिए जो कि है 317, और 2001-2002 के लिए जो CII है वो है 100। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 31,70,000, यही आएगा ना, हाँ जी 31,70,000। तो 30,000 कितना आया 32 लाख, ठीक है ना, तो 18,32,000 यही आ रहा है ना। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, तो आप खुद देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना फर्क हो गया, कहाँ 40 लाख रुपए और कहाँ 18,30,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हम लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म का पता लगाते हैं, और लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन होती है, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन होती है, एक पॉइंट, ठीक है ना, इंडेक्सेशन होती है।
अच्छा, अब इंडेक्सेशन जब होती है तो सेकंड पॉइंट से समझने की ये बात है कि जो हमें CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल दे रखा है वो 2001-2002 से दे रखा है, 2001-2002 से दे रखा है। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी, कोई कैपिटल असेट उससे पहले का खरीदा होगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो जहां पे असेट मैंने बिफोर 2001-2002 से पहले का खरीदा होगा, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी वो ले लेंगे, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। तो विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी कौन सी होगी, लोअर। तो अगर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 2001-2002 से पहले की 10 लाख की खरीदी थी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो क्या ले लेना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 8 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए, मैंने खरीदी 10 लाख की थी तो 10 लाख की ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है कि केवल बिल्डिंग के लिए एक बात कही हुई है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, तो वो लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, जब मेरा 2001-2002 से पहले का सेट है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी वो मैंने आपको बता दी, क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द असेसी। तो उसके लिए CII क्या लेंगे, बेटा 2001-2002 से पहले का तो CII अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, 100 लेंगे, क्या लेंगे, 100 ही लेंगे हमेशा। डन है जी। तो इंडेक्सेशन की बातें मैंने आपको समझाई। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। नो इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन नहीं होगा मतलब क्या, मैं क्या पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंडेक्सेशन नहीं होगा मतलब अब जिन असेट की मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो असेट अगर लॉन्ग टर्म भी हो, वो असेट लॉन्ग टर्म भी हो, मतलब 12 महीने से ज्यादा के भी हो या 24 महीने से ज्यादा के हो या और कोई असेट हो जो कि 36 महीने से ज्यादा के हो, तब भी उनका इंडेक्सेशन नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे असेट हैं, तो बेटे ऐसे असेट हैं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसे असेट कौन कौन से हैं। पहला है डिबेंचर्स, नहीं पहला मैं और कुछ लिखूंगा, पहला मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स। क्या लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। दूसरा मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, दूसरा मैं लिख रहा हूं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। तीसरा मैं लिख रहा हूं, तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, डेप्रिशिएबल असेट्स, डेप्रिशिएबल असेट्स। और फोर्थ मैं लिख रहा हूं स्लम सेल, क्या लिख रहा हूं, स्लम सेल। तो इन चार के केस में, इन चार के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता। जरा डिटेल में सुन लो मेरी बात। यहां पे सेक्शन 112A क्या कहता है, सेक्शन 48 का थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट जिनके ऊपर 112A अप्लाई होता हो उनका इंडेक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर और बॉन्ड, फोर्थ प्रोवाइजर टू सेक्शन 48, डिबेंचर और बॉन्ड, बॉन्ड भी कौन से, नॉट बीइंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, नॉट बीइंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, नॉट बीइंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, ठीक है। मेरे पीछे छुप रहा है क्या, चलो मैं हट जाता हूं, ठीक है, नॉट बीइंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। उसके बाद डेप्रिशिएबल असेट, ये हम लोगों ने पीजीबीपी में चैप्टर पीजीबीपी में कवर कर लिया था, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मेथड वाले होते हैं उनके भी प्रॉफिट पे अप टू द कॉस्ट वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है और कॉस्ट से ऊपर जाता है तो कैपिटल गेन में जाता है। उसके बाद जो डेप्रिशिएबल असेट जो जहाँ पे WDV लगता है वहाँ पे तो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। उसके बाद सेक्शन 50B हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, वहाँ पे भी स्लम सेल के केस में भी लॉन्ग टर्म अंडरटेकिंग होने के बावजूद भी उसका इंडेक्सेशन नहीं होता। तो इन चार चीज़ों पे लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी इंडेक्सेशन नहीं होगा, ये बात समझने की है बेटे, कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुन लो। 12 महीने से ऊपर की सिक्योरिटी, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म हो जाती है, लेकिन यहां पे केवल किसकी बात हो रही है, इक्विटी शेयर। जब हम 112A पढ़ेंगे तो यहां पे कौन से इक्विटी शेयर कवर होते हैं वो भी सुन लेना, जिनके परचेज और सेल दोनों के टाइम पे एसटीटी पे हुआ हो, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वही कवर होते हैं जिनके सेल के टाइम पे एसटीटी जरूर पे हुआ हो, परचेज के टाइम पे हुआ हो या ना हुआ, ठीक है जी। तो वहां पे जाके 112A में 112A में फिर दोबारा डिटेल में पढ़ लेंगे जी, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे कवर हो गए, तो मैंने आपको काफी कुछ बेस कवर करा दिया जी,
ठीक है, इंडेक्सेशन भी मैंने आपको करना सिखा दिया। तो मेरे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कवर हो गई, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट कवर हो गए, लॉन्ग टर्म के केस में कब इंडेक्सेशन होती है कब इंडेक्सेशन नहीं होती वो कवर करा दिया। मेरे को 50C कवर कराना है, 50C कवर कराना है। 50C देखो, अब मैं बात करनी है सेल कंसिडरेशन की। तो मैंने कोई असेट बेचा, कोई कैपिटल असेट बेचा, तो जो पैसा लिया वो मेरा सेल कंसिडरेशन यहां पे आएगा। तो 50C और 55A क्यों बनाया बेटे? 50C पर्टिकुलरली लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए बनाया, और 55A जहां पे एओ को ऐसा लगे कि आपने कम पे एसेट बेचा है तो वो आपका केस खुलवा सकता है, उसके लिए बनाया। ठीक है, उसके बाद 50C अभी डिटेल में डिस्कस करना। उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कौन से माइनस करने? सेल वाले माइनस करने। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है ट्रांसफर एक्सपेंसेस में? सेक्शन 48 का 7th प्रोविजो कहता है कि अगर आप शेयर सेल कर रहे हैं, अब एक बात तो देखो, जो ट्रेडर होगा, जो शेयर्स का ट्रेडर होगा, वो तो इस चैप्टर में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो पीजीबीपी में जाएगा। जो शेयर्स को एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड कर रहा है, वो शेयर्स को बेचते टाइम एसटीटी पे क्या करता होगा? क्या करता है? एसटीटी पे करता है। तो उसके बेचने वाला एसटीटी यहां पे माइनस नहीं होगा। सर परचेज करने वाला क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कंसीडर कर लिया जाएगा? बेटे वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलिए तो अब बात करूं मैं, अगर इसकी बात करूं तो मेरे को आना है सेक्शन 50C पे। ठीक है, एक बार मैं नोट्स तो गो थ्रू कर लेता हूं, कोई एक आधा पॉइंट बचा होगा तो मैं आपको कवर करा दूंगा जी। ठीक है, मैं नोट्स को एक बार देख लेता हूं। तो यहाँ पे मेरी डिस्कशन आ गई, कैपिटल ये वाली एक बार रह गई थी, ये एक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस असेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले वाली डेट तक अप टू 36 मंथ होने चाहिए। ये डेट्स के हिसाब से पूरा बनाना मैंने रेगुलर क्लास में बताया, मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टर्म नहीं होते वो लॉन्ग टर्म होते हैं जी। ठीक है, ये जो 36 मंथ्स हैं, ये जो 36 मंथ्स हैं, ये 12 मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे तीन असेट्स के केस में। किस केस में? लिस्टेड सिक्योरिटी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये तीन एसेट्स के केस में आपके 36 महीने 12 महीने कंसिडर किए जाएंगे। और उसके बाद ये वो 36 महीने 24 महीने कंसिडर किए जाएंगे किस केस में? शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नॉट लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ। चलो जी, ठीक है जी। डिस्कशन ऑफ कैपिटल गेन, ये कंपटीशन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी फर्स्ट प्रोवाइजो पे। ये मैंने आपको नहीं बताया, ये एक बार देख लेते हैं। सर अगर नॉन रेजिडेंट के केस में, सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए फर्स्ट प्रोवाइजो की बात हो रही है कि कैपिटल गेन चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग द शेयर और डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी कंप्यूटेड बाय कन्वर्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन and the value of consideration, that value of consideration received, that is sale consideration। तो उसको दोनों को ही, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी एंड सेल कंसिडरेशन को भी हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज टू बी डन एट द TTBR, टैली ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टैली ट्रांसफर selling rate into the same foreign currency as was initially utilized to purchase the share and debentures। ठीक है ना, and the capital gain so computed in a foreign currency shall be, वो TTBR पे कन्वर्ट करना है, shall be reconverted into the Indian currency, और उसके हिसाब से कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है जी, ये बात नहीं बताई थी, ये बात बता दी। उसके बाद इंडेक्सेशन होना है। इंडेक्सेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। इंडेक्सेशन नहीं होगा, किस किस के केस में नहीं होगा? सर पहले तो इसके केस में ही नहीं होगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, EOU, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, डिबेंचर और बॉन्ड के केस में नहीं होगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में नहीं होगा, और स्लम सेल के केस में नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया 7th प्रोवाइजो। ये भी मैंने आपको STT वाली बात आपको बता दी कि सेल के टाइम पे जो STT पे करेंगे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑल्दो जो शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा होगा उसको तो पीजीबीपी में सेक्शन 36(1) में डिडक्शन मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलें आगे जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करनी है डिटेल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से पहले तो सेल कंसिडरेशन की बात करनी है ना, सेल कंसिडरेशन डिस्कस करता हूँ। आइए, हाँ जी, देखिएगा सेक्शन 50C। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में वैसे तो सेल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ ना। तो सेल कंसिडरेशन में आपको ये पॉइंट समझने वाला है कि बाय डिफॉल्ट तो हम क्या लेके चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे कि जो अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया,
अमाउंट रिसीव्ड इज माई सेल कंसिडरेशन, अमाउंट रिसीव्ड इज माई सेल कंसिडरेशन। लेकिन अब इसके बाद हमारे दो पॉइंट आ जाते हैं कि अगर हम लैंड या बिल्डिंग या बोथ जब हम सेल करते हैं तो हमारे लिए सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम कोई असेट सेल करते हैं और असेसिंग ऑफिसर हमसे क्वेश्चन कर सकता है तो हमारे लिए वहां पे सेक्शन 55A एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 50C की, सबसे पहले सेक्शन 50C, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सेक्शन 50C क्या कहता है? सेक्शन 50C, सेक्शन 50C को तीन पार्ट्स में समझिएगा, तीन पार्ट्स में समझिएगा। इकट्ठा अगर हम सेक्शन सी को समझने 50C को समझने जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सेक्शन 50C कहता है लैंड, बिल्डिंग और बोथ अगर आपने ट्रांसफर की तो जो सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन विल बी योर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, देखो बेटे ऐसा होता है हर जगह के सर्कल रेट डिसाइड किए हुए होते हैं, क्योंकि अब क्या है कि कौन सी जमीन कितने पे, कोई बायर और सेलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कितने की भी बेच सकते हैं, कम की भी बेच सकते हैं, ज्यादा की तो कोई बेचना नहीं चाहेगा, कम की दिखाना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एरिया के सर्कल रेट डिफाइन कर रखे हैं कि इतना सब बेयर मिनिमम सर्कल रेट माना जाएगा जिसके ऊपर आपकी रजिस्ट्री होगी, उसको कहते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो हमारा सेक्शन 50C सबसे पहले तो क्या कहता है कि जो सेल कंसिडरेशन होगी वो मिनिमम आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी। मैंने गलत लिखा यहां पे, सेल कंसिडरेशन मिनिमम आपकी एसडीवी मानी जाएगी, ठीक है, एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी। ये बात समझ में आती है? अब जरा ध्यान से सुनो, मिनिमम तो अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए है और मैंने 12 लाख रुपए पे बेचा तो 12 लाख, लेकिन अगर 10 लाख से कम कोट कर रहे हैं तो कितनी मानी जाएगी? 10 लाख मानी जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने, मैंने पहला लिमिट क्यों बनाया है, इन्होंने वेरिएशन अलाउ की, वेरिएशन अप टू 10% ऑफ कंसिडरेशन इज अलाउड, कंसिडरेशन इज अलाउड। मतलब क्या सर, जरा ध्यान से समझो बेटे, मैंने जो प्रॉपर्टी बेची उसके लिए सेल कंसिडरेशन मेरे को मिली, लेट्स से 10 लाख रुपीज। कितनी मिली? 10 लाख रुपीज मिली, लेकिन इसकी एसडीवी कितनी है? 10.8 लाख है, 10.8 लाख है। ध्यान से देख लो एग्जांपल, मैंने क्या कहा, एसडीवी कितनी है? 10,80,000 रुपए, 10.8 लाख रुपीज, लेकिन एक्चुअल में कंसिडरेशन कितनी मिली है? 10 लाख रुपीज मिली है। तो सेल कंसिडरेशन का 110% निकाल लो, वो कितना आएगा सर? 10 लाख का 110% आएगा 11 लाख रुपीज। तो 11 लाख एंड 10.8 लाख जो एसडीवी है उसे कंपेयर करो, ठीक है। तो 10.8 लाख मतलब क्या, मेरी जो ये आ रही है इसको इससे कंपेयर करो, क्या ये कम है? एसडीवी अगर कम है, एसडीवी अगर कम है, 10% के वेरिएशन से कम बन रही है, तो जो ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हुई है 10 लाख रुपए, यही सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। मतलब क्या, 10% तक का वेरिएशन इन्होंने अलाउ किया था, 10% से ज्यादा वेरिएशन मतलब सर एक बार और सुन लो, अगर एसडीवी होती 13 लाख रुपीज, अगर एसडीवी होती 13 लाख रुपीज, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, 11 लाख को कंपेयर करोगे 13 लाख से, तो 13 लाख ज्यादा बन रहा है। इन दैट केस आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाती है? 13 लाख। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, समझ में आ गई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो फिर दोबारा, थर्ड बात, सर सेकंड बात करूंगी, अबे थोड़ी देर रुक जाओ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, सर मेरी सेल कंसिडरेशन है 10 लाख रुपीज, ठीक है ना, और एसडीवी है 13 लाख रुपीज, जैसे अभी बताया। तो इस केस में क्या सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी? इस केस में सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी 13 लाख रुपीज, ऑब्वियस सी बात है, सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी 13 लाख रुपीज फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन। लेकिन अब ये क्या कहता है कि सर आप चाहें तो असेसिंग ऑफिसर से जाके कह सकते हैं, सर यकीन मानिए मेरी बात का, मेरी प्रॉपर्टी कम की भी की है, तो वो आपका केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा क्लास में यही चीज करवाता हूं। ये है असेसी, ये है एओ असेसिंग ऑफिसर, और ये है वैल्यूएशन ऑफिसर।
ये है वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसी कह रहा है बात मान लो मेरी मैंने 10 लाख रुपए की बेची है और एसडीवी कितनी आ रही है? एसडीवी आ रही है जी 13 लाख रुपीज, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ रही है 13 लाख रुपीज। अब आपका केस असेसिंग ऑफिसर रेफर कर सकता है, आपका केस असेसिंग ऑफिसर रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, ठीक है ना, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, सर मेरे घर में ना भूत आते हैं, इस चक्कर में कोई खरीदता नहीं तो इसलिए मैंने 10 लाख रुपए में बेच दी। सर मेरे यहाँ ना बारिशों में वाटर लॉगिंग हो जाती है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, इस वजह से मेरी प्रॉपर्टी बिकती नहीं। तो वैसे तो 13 लाख रुपए सर्कल रेट है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी तो 10 लाख रुपए में भी बिकी है। तो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर रेफर कर सकता है, एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी क्या वैल्यू बताता है? वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी वैल्यू बता सकता है, पहला केस 8 लाख, दूसरा केस 11 लाख, या मैं कहूं 11 लाख, ठीक है, और तीसरा केस 15 लाख, कुछ भी बता सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर। मैंने किसी और से पूछा भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख, अरे वो तो खुद ही 10 लाख रुपए बता रहा, मान लेते हैं। उसने बताया 11 लाख, यार तू झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हम कितनी मानेंगे 11 लाख। उसने बताया 15 लाख, नहीं भाई मैं इससे ज्यादा तो किसी हाल में जा नहीं सकता। ये बात ज्यादा ध्यान से सुन लो, मेरे पीछे छुप रही हो तो। मैं फिर दोबारा कहता हूं, एओ ने किसको रेफर किया केस? एओ ने रेफर किया केस वैल्यूएशन ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि 8 लाख, अरे वो खुद ही 10 लाख रुपए कह रहा है कि हाँ सर मेरी 10 लाख रुपए पे भी बिकी है, तो 10 लाख मान लो। वो वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है नहीं 11 लाख पे बिकी है। भाई अब तू झूठ बोल रहा है, 10 की नहीं 11 की, तो वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है तो 11 की मान लो। अगर 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 वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है नहीं भाई इसकी 15 की बिकी है, भाई स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कह रही है 13 लाख रुपए की, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, तो इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता। तो मैं कितने की मानूंगा? 13 लाख की। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर आपने स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी से कम की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम की अगर प्रॉपर्टी बेची है, देन इन दैट केस, और जेन्युइनली आपने कम की बेची है, 10% से भी ज्यादा का वेरिएशन आ रहा है, तो उस केस में आप असेसिंग ऑफिसर को कह सकते हैं कि सर वैल्यूएशन ऑफिसर से पता करा लो। वो वैल्यूएशन ऑफिसर से पता कराएगा और ये केस मैंने आपको बता दी। डन? समझ में आती है बात? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर मेरे को बीच वाला लिम्ब बड़ा बनाना चाहिए था। मैंने कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी थी, ये 21-22 कर चल रहा है, ठीक है, 21-22 कर चल रहा है। वैसे तो मेरे को यहाँ पे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है ना, वो भी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैं लेकिन अभी कर नहीं पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी बेची, ध्यान से सुनना, मैंने प्रॉपर्टी बेची 15/4/2021 को, और उस दिन एसडीवी थी, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन एसडीवी थी 10.8 लाख, ठीक है, 10.8 लाख, और मेरा कंसिडरेशन जो मेरे को मिला वो मेरे को मिला 10 लाख रुपीज, पूरा का पूरा यहां पे ही मिल गया। लेकिन जिसने प्रॉपर्टी परचेज की, बायर जो था, उसने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, उसके पास पैसे कम थे तो उसने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई 15/10/2021 को, और उस दिन एसडीवी हो चुकी थी 12 लाख रुपीज। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैंने प्रॉपर्टी बेची कितने की है? 10 लाख रुपए की, और उस दिन एसडीवी थी 10.8 लाख। उस दिन कितनी थी? 10.8 लाख। जिस दिन सामने वाले ने एक्चुअल में रजिस्ट्री कराई है इस प्रॉपर्टी की 12 लाख रुपए की। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मेरे लिए एसडीवी है क्या? 10.8 लाख या 12 लाख? क्योंकि 10.8 लाख या 12 लाख में से जो एसडीवी मेरी डिसाइड होगी उसी को तो कंपेयर करूंगा मैं अपनी 10 लाख की कंसिडरेशन से, 10% का वेरिएशन देखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, एसडीवी जो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या एक्चुअल, सॉरी डेट ऑफ एग्रीमेंट है, डेट ऑफ एग्रीमेंट है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, किस दिन की एसडीवी एक्चुअल में ली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान से देखना, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे पार्ट या फुल सेल कंसिडरेशन, पार्ट या फुल सेल कंसिडरेशन अदर देन कैश में मिल गई है, अदर देन कैश में मिल गई है, तो
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की देखी जाएगी। तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि अगर मेरे को पार्ट या फुल कंसिडरेशन डेट ऑफ एग्रीमेंट पे ही मिल गया है अदर देन कैश, कुछ भी, मतलब 10 लाख रुपए की एग्रीमेंट, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा था जैसे इस केस में है, मेरे को 1 लाख रुपए भी अदर देन कैश डेट ऑफ एग्रीमेंट पे मिल गया है, देन इन दैट केस जो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो कंसीडर की जाएगी मेरे सेल कंसिडरेशन के पर्पज से। जरा दो बातों को ध्यान देना, मैं सेलर हूं, अभी जब कैपिटल गेन में 50C की बात कर रहा हूं तो बीइंग अ सेलर बातें कर रहा हूं सारी की सारी, जब बायर की बातें करूंगा तो 56-10 में बातें करूंगा, ठीक है जी। तो यहां पे ये बात हो गई, अगर मेरे को कुछ भी पैसा अदर देन कैश में नहीं मिला था, अदर देन कैश में नहीं मिला था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, देन इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जो कि हो जाएगी 12 लाख रुपए, ठीक है जी, 12 लाख रुपए। तो मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और अपने कैश कंसीडरेशन में अपने सेल कंसीडरेशन में कंपैरिजन करना है, लेकिन सेल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी वाली रजिस्ट्रेशन वाली डेट की लेनी है या एग्रीमेंट वाली डेट की, वो मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन वाली डेट की लेंगे अगर मेरे को कुछ भी कंसीडरेशन अदर देन कैश में मिल गया है, और उसको कंपेयर कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अगर आपने अपनी सेल कंसीडरेशन को ही मनवाना है, सर मेरी सेल कंसीडरेशन ही पक्की वाली सेल कंसीडरेशन है और मैंने सही ली है, तो उस केस में मेरा थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि आप असेसी को, असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करेंगे और असेसिंग ऑफिसर आपको कह देगा कि हाँ मैं वैल्यूएशन ऑफिसर से पता करके बताता हूं। तो ये हो गया मेरा सेक्शन 50C, और आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करूंगा, 50C नहीं 55A और बता दूंगा। चलो फटाफट, तो फटाफट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के लिए इन सर्टेन केसेस वेयर द कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ कैपिटल एसेट बीइंग कौन सा, लैंड, बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड असेसेबल बाय एन अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर, द वैल्यू सो अडॉप्टेड असेट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां पे 10% वाली बात अभी तक कहीं नहीं है, ये कहता है कि सेल कंसीडरेशन वही मानी जाएगी जो आपकी एसडीवी होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, वही मानी जाएगी। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे पहले ये वाली बात सुनना, प्रोवाइडेड, कौन सा प्रोवाइडेड, थर्ड प्रोवाइडेड पढ़ रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू अडॉप्टेड असेस्ड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डज नॉट एक्सीड 110% of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received, तो consideration so received 10% वाली नहीं या stamp duty वाली नहीं, जो actual में consideration receive हुई है, the consideration so received or accruing as a result of transfer shall for the purpose of section 48 deemed to be the full value of consideration। एक बात, उसके बाद मैं ऊपर आता हूं, कहता है जो डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ एग्रीमेंट है, जो डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है ना, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है, अगर एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट अगर सेम नहीं है, ठीक है ना, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अड़ा हुआ है, कहता है ये जब मानेंगे जब कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू एग्रीमेंट की डेट पे आ चुका होगा तो, ठीक है जी। मैंने अपनी बात हर तरीके से क्लियर कर दी, और एक पार्ट और पढ़ लेते हैं इसका, द एओ मे रेफर द वैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल एसेट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर if assessee claim before any AO that the value adopted assessed by the assessable by the stamp valuation authority exceed the fair market value of the property as on the date of transfer। क्लियर है ये बात करते के साथ ही यहां पे आना, पहले यहां पे मत जाना, सेकंड पॉइंट मत देना, वेयर द वैल्यू ascertained in point number 2 exceed the value adopted assessed assessable by the stamp valuation authority in point number 1, the value so adopted assessed assessable by such authority shall be taken to be the full value of consideration। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं, क्लियर कर दी हैं, ठीक है। दो भाइयों की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, दो भाइयों की लड़ाई चल रही थी प्रॉपर्टी को लेके, और प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में ऑलरेडी केस पड़ा हुआ है और कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वैल्यू कितनी है। तो इस केस में अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को मैं क्यों दिक्कत दूं, यहां पे असेसी कहता है मैंने तो जी 10 लाख की बेची है, असेसी कौन, बड़ा भाई, और छोटे भाई की लड़ाई चल रही है, तो इन दोनों का ऑलरेडी डिस्प्यूट है इस चीज को लेके
कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो एओ कहता है मैं अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को क्यों तकलीफ दूं, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो देख लेंगे। The value so adopted accessible by the stamp valuation authority above has not been disputed in any appeal or revision or no reference। मैंने आपको सीधी बात बताई, यहां पे उल्टी लिखी है, कहता है एओ अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को जब रेफर करेगा केस, जब ये डिस्प्यूटेड इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट किसी कोर्ट में किसी फॉरम में नहीं पड़ा होगा। डन है जी सर, डन, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, फटाफट क्लास वाइंड अप करते हैं। सेल कंसिडरेशन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए निकलती है सेक्शन 50C में। लेकिन अगर कोई और असेट बेचा, अदर कैपिटल असेट बेचा, तो उस केस में सेक्शन 55A में आपका एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है अगर उसे वैल्यू सेल कंसिडरेशन पसंद नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, यहां पे तो पर्टिकुलरली ये बताया कि वैल्यू कैसे निकालनी है, यहां पे तो ये बताया वैल्यू कैसे निकालनी है। यहां पे ये कहा है कि अगर लैंड बिल्डिंग और बोथ के अलावा कोई एसेट बेचा तो एओ को अगर वैल्यू पसंद नहीं आ रही है तो वो केस रेफर कब कर देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को। ठीक है जी, तो एक बार 55A पढ़ के आता हूं मैं। 55A कहां गया जी, 55A ये रहा। टू ascertain द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, AO may refer the valuation of the capital asset to the valuation officer in the following cases, A case और B case। मैं पहले B case पढ़ रहा हूं जी, B case पढ़ रहा हूं। If AO is of the opinion, AO की मानना है, AO का ओपिनियन है that the fair market value of the asset exceeds the value of the asset as claimed by the assessee by more than 15% of the value of the asset so claimed or by more than 25,000। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो सेल कंसिडरेशन है वो 15% और 25,000 रुपए तक वेरी कर रही है तो। ठीक है ना, मतलब क्या, एक चीज मैंने 5 लाख रुपए की बेची, कितने की बेची, 5 लाख रुपए की, उसका 15% निकालो, कितना आएगा, 75,000 रुपए। अगर एओ को लग रहा है 5,80,000 की है वो चीज, 5,80,000 की है, तो केस रेफर करेगा नहीं, वहां पे 25,000 रुपए का फायदा उठा लेगा, क्योंकि 25,000 तक वेरिएशन होते के साथ ही एओ के पास पावर आ जाएगी कि केस रेफर कर दूं वैल्यूएशन ऑफिसर को। कोई छोटी चीज है, 10,000 रुपए की चीज बेची है, 10,000 रुपए की चीज बेची है, तो 10,000 रुपए की चीज बेची है, 15% निकालो, उसका कितना आ गया, 1,500 रुपए। तो जैसे उसे लगेगा कि 11,500 से ज्यादा की चीज बिकी है, लेकिन ये मेरे को झूठ बोल रहा है, 10,000 रुपए दिखा रहा है, तो वो केस किसको रेफर कर देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो जहां पे बड़े अमाउंट की चीज है वहां पे 25,000 वाली पावर यूज करेगा, जहां पे छोटे अमाउंट की चीज बेची, छोटी सेल कंसिडरेशन है, वहां पे 15% की चीज यूज करेगा। दूसरा कहता है कि अगर एओ को लगता है, मेरे पीछे छुप रहा है क्या, अगर एओ को लगता है कि असेट का नेचर ही इस तरीके का है कि मेरे को नहीं पता कि वेरिएशन कितना है, तो उस केस में भी वो रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को कि भाई तू निकाल के बता, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। दैट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द असेट और अदर रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस इट इज नेसेसरी सो टू डू सो। ठीक है जी, चलो जी, उसके बाद ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या था, इन केस where the value of the asset claimed by the assessee in accordance with the estimate made by the registered valuer is of the opinion, ठीक है ना, if AO is of the opinion that the value so claimed is at variance with its fair market value। मतलब क्या कहता है कि तुमने कोई असेट बेचा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कोई असेट बेचा, इसका एक और लिंब बना लेते हैं, एक तो ये हो गया, एक और बताते हैं। अगर तुमने कोई असेट बेचा, जैसे तुमने ज्वेलरी बेची, मैंने ज्वेलरी बेची, और ज्वेलरी मैंने बेची है और उस ज्वेलरी बेची अपने दोस्त को, और उसके लिए मैंने क्या किया, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, किसी ज्वेलर के पास गया जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर है, उससे वैल्यू लगवाई, भाई ये वैल्यू मतलब ये ज्वेलरी कितने की बनती है, और उस वैल्यू पे मैंने अपने दोस्त को वो ज्वेलरी बेच दी या किसी अननोन को बेच दी। ठीक है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू लगवाई है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू लगवाई है। उस केस में कहता है कि उस केस में अगर एओ को लगता है कि ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू लगवा के जितने पे बेची है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाली वैल्यू मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो भी वो केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को।
ठीक है जी। तो सेक्शन 50C कर दिया, 55A कर दिया, एक छोटा सा सेक्शन और यहां पे आ रहा है 50CA। ये और देख लो, ये क्या कह रहा है कि सर अगर आपने शेयर्स बेचे, कौन से शेयर्स बेचे, जो कि लिस्टेड शेयर्स हैं, जो कि लिस्टेड शेयर्स हैं, नहीं सॉरी, आपने कोई शेयर्स बेचे जो कि अदर देन लिस्टेड शेयर्स हैं, अदर देन लिस्टेड शेयर हैं, ठीक है, तो उन शेयर्स की जो सेल कंसीडरेशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका हमने रूल्स में बता रखा है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अगर मेरे को सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर मैंने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू ये है और कंसीडरेशन कम है, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडरेशन रखते हुए उसकी कैलकुलेशन करनी है, बस इतना है। वेयर द कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय एन असेसी ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर मतलब अदर देन लिस्टेड शेयर इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर determined in such manner as may be prescribed, the value so determined, that is FMV, for the purpose of section 48 be deemed to be the full value of consideration। ठीक है जी सर, आज का काम मैंने काफी कुछ करा दिया है, जल्दी अब मैं अगली क्लास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट खत्म करा दूंगा, ठीक है, उसके साथ साथ और एडिशनल चीजें बता दूंगा, और हो सकता है मैं जो मेरा चार्जिंग सेक्शन के एक्सेप्शन है 45(1)(a) 2(a) वगैरह वहां तक भी पहुंच जाऊं, वो खत्म करा दूंगा, और उसके बाद तो मेरी डिडक्शन रह जाएगी। और ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर भी तो करना है अभी, और ट्रांसफर के केसेस भी करने हैं, तो वहां पे मेरी चीजें थोड़ी सी हैं अभी। तो 4 क्लासेस मेरे को लगता है 1-1 घंटे की लग जाएंगी, फिर भी 4 घंटे में मैंने कैपिटल गेन रिवाइज कर दिया, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट, थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फटाफट।